ये कहानी है समयपुर की, जहाँ एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था। उसके अलावा कोई और नहीं था जो पूरे गांव में इतना अमीर हो। गांव की ज्यादातर जमीन सेठ की ही थी और गांव के बहुत से लोग उसी के पास काम करके अपना घर चलाते थे। अरे तुम फिर आ गए मेरे पास। तुमको कहा ना अब नहीं आना मेरे पास। जाओ जाओ यहाँ से। सेठ जी, कुछ पैसे मिल जाते तो ठीक रहता। मेरी फसल जल चुकी है और मेरे पास खाने तक के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो इसमें मैं क्या करूँ? तुम सबका मैंने ठेका ले रखा है क्या? आप तो हर किसी की मदद करते हैं, मेरी भी कर दीजिए। ठीक है मुंशी, कुछ पैसे इसे उधार दे दो। उसी गांव में मनोहर नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके पास गांव की थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती करके वो अपना घर चलाता था। मनोहर का एक बेटा था जिसका नाम बंकू था, जो शहर से पढ़ लिख कर आया था और गांव आकर अपने पिता का काम में हाथ बटा रहा था। बेटा बंकू, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। इसको जल्दी से काट कर बगल वाले पास के गांव में जाकर बेच आऊंगा तो बहुत अच्छी रकम मिल जाएगी। भगवान की कृपा हुई है जो इतने सालों बाद इतनी अच्छी फसल हुई है हमारे यहाँ। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बार मेहनत भी तो हम दोनों ने मिलके की है, फिर फसल तो अच्छी होनी ही थी। हाँ, तू ठीक कह रहा है। चल अब घर चलते हैं। घर चलकर खाना खा के आराम करते हैं। इतना कहकर दोनों लोग घर की तरफ निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उनको हरीश मिलता है। अरे बंकू बेटा, कैसे हो? तुम कब आए शहर से? नमस्ते चाचा, बस कुछ दिन पहले ही मैं शहर से वापस आया हूँ। और आप बताओ कैसे हो? इस बार की फसल कैसी रही आपकी? बेटा, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। घर में खाने तक के पैसे नहीं है मेरे पास। मैंने अपने सारे पैसे खेतों में लगा दिए थे और पता नहीं मेरी फसल में आग कैसे लग गई। मेरी फसल बिल्कुल खराब हो गई। अब खाने पीने तक के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अब आप कैसे क्या करोगे? जा रहा हूँ सेठ जी के पास। अब वहीं कुछ मदद कर देंगे तो ठीक रहेगा। उनकी मदद से ही कुछ काम चला पाऊंगा। अगर वो अपने यहाँ कुछ काम दे देंगे तो वो भी ठीक रहेगा। ठीक है चाचा, कुछ मदद चाहिए होगी तो बताना। इतनी बात करके हरीश सेठ के पास चला जाता है और उनसे मदद के लिए बोलता है। मालिक, मेरी कुछ मदद कर दीजिए। मेरे पास खाने पीने तक के लिए पैसे नहीं हैं। अरे तुम फिर आ गए। सेठ जी ने धर्मशाला खोल रखी है क्या, जो पूरा गांव उनके पास चला आता है? मालिक, मेरे खेतों में आग लग जाने की वजह से मेरी सारी फसल जल गई, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा, वरना मेरी फसल बहुत अच्छी हुई थी। देखो हरीश, मैं कभी किसी का बुरा होते नहीं देख सकता। ये गांव मेरा भी है और यहाँ के सभी लोग मेरे अपने हैं, लेकिन मैं भी कितना किसी की मदद करता रहूंगा। मेरे भी तो अपने काम हैं। मालिक, देख लीजिए, थोड़ी बहुत मदद भी हो जाती तो ठीक रहता। बाकी मैं उधार आपके यहाँ यही काम करके चुकाता रहूंगा। ठीक है मुंशी, इसको थोड़े पैसे दे दो। उधर मनोहर और बंकू अपनी फसल काटने की तैयारी में जुट जाते हैं। चलो बेटा, इस फसल को पास के गांव में जाकर बेच आते हैं। पिताजी, क्यों ना हम इस बार हमारी फसल को शहर में ले आके बेचें? लेकिन बेटा, मैं तो शहर में किसी को जानता तक नहीं हूँ। आज तक मैं यहाँ पास के गांव में जाकर ही फसल बेच के आता रहा हूँ। वहाँ ठीक ठाक पैसे भी मिल जाते हैं मुझे। मैं जानता हूँ पिताजी, शहर में मेरा एक दोस्त है जिसके पिता यही काम करते हैं। हम उनको अपनी फसल ऊंचे दाम में बेच सकते हैं। इस बार की फसल बहुत अच्छी है, हमें जरूर बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, कल हम शहर निकल जाएंगे। इस बार की फसल हम वहीं बेच के आएंगे। इतना कहकर दोनों लोग घर निकल जाते हैं, लेकिन उनकी यह सब बात सेठ का मुंशी सुन लेता है और जाकर सेठ को यह सब बातें बता देता है। सेठ बहुत ही बुरा आदमी था। मालिक, मनोहर उसका बेटा इस बार शहर जाके फसल बेचने वाले हैं। मैंने उनकी बात सुनी है। क्या
तूने खुद अपने कानों से ये सब सुना? हाँ मालिक, मैं वहीं था जब ये लोग आपस में ऐसी बात कर रहे थे। उसका बेटा शहर चला गया है तो क्या अपने आप को बहुत होशियार समझ बैठा है क्या? मालिक, आपके रहते उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? मेरे रहते इस गांव में किसी की फसल इतनी अच्छी नहीं हो सकती। ऊपर से वो लोग इसको शहर जाके बेचने की बात कर रहे हैं। ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता। ये गांव के लोग सिर्फ मुझे ही फसल बेच सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मैं उनकी फसल में आग लगा दूंगा, जैसे मैं आज तक करता आया हूँ। मुंशी, तुमको पता है ना क्या करना है? जाओ, आज रात को ही काम निपटा दो। मालिक, आप आराम से सो जाओ, देखो मैं जाकर क्या करता हूँ। मुंशी सेठ जी का इशारा मिलते ही निकल जाता है और जाकर उनके फसल में आग लगा देता है। देखते ही देखते मनोहर की सारी फसल जलकर खाक हो जाती है। अगले दिन जब मनोहर और उसका बेटा खेतों में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी सारी फसल जलकर खाक हो चुकी है। अरे भगवान, ये कैसे हो गया? कैसे मेरी फसल जल गई? ये कैसे हो सकता है? अब मैं क्या करूंगा? इतनी मेहनत के बाद इतनी फसल अच्छी हुई थी, भला इसको किसकी नजर लग गई? पिताजी, आप परेशान मत हो, आधी फसल ही जली है। अभी आधी फसल है हमारे पास, उसको काटकर हम लोग अपना खर्चा चला सकते हैं। लेकिन बेटा, इस फसल को काट कर मैं अपने अगले साल के लिए थोड़े पैसे बचाने वाला था। भला अब अगले साल खेतों में फसल कैसे लगाऊंगा? पिताजी, अब परेशान होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो होना था हो चुका है, अब हमको आगे सोचना चाहिए। बंकू की ये सब बातें सुनकर मनोहर थोड़ा शांत होता है और दोनों घर आ जाते हैं। उन दोनों के घर पहुंचते ही सेठ और मुंशी उनके घर आ जाते हैं। अरे मनोहर, मुझे जैसे ही इस बात का पता चला कि तुम्हारी फसल जल गई है, मैं तुरंत तुमसे मिलने आ गया। कैसे जल गई तुम्हारी फसल? पता नहीं सेठ जी, अब क्या बताऊं, मैं तो कहीं का भी नहीं रहा। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हारा तो घर भी उसी खेत से चलता है। भला अब तुम घर खर्च कैसे चलाओगे? वही सोचकर मैं परेशान हो रहा हूँ सेठ जी। अब मैं कैसे अपना परिवार चलाऊंगा, क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो, मेरे रहते तुम परेशान मत हो मनोहर। अगर कुछ मदद चाहिए तो मुझसे ले लो। आखिर इस गांव को मैं अपना परिवार ही तो मानता हूँ। तुम भी तो मेरे ही परिवार हो। जरूरत है तो कुछ पैसे उधार ले लो, दे देना अगले साल तक। इतना सुनकर बंकू बीच में ही बोल पड़ता है। अरे नहीं नहीं सेठ जी, पिताजी तो फिजूल में ही परेशान हो रहे हैं। अभी तो आधी फसल हमारी सही सलामत है, हम उसको काट कर ही अपना घर चला लेंगे। हमको अभी आपकी मदद की जरूरत नहीं है। अभी तो हमने सिर्फ अपनी आधी फसल ही काटी है। ये सुनकर सेठ दंग रह जाता है कि आखिर उसकी आधी फसल बच कैसे गई। मैंने तो पूरी फसल में ही आग लगाने के लिए कहा था। फिर तो ठीक है, मुझे लगा तुमको मेरी जरूरत हो सकती है, इसलिए मैं तुम लोगों के पास सीधा चला आया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी आधी फसल अभी सही सलामत है। चलो मैं फिर चलता हूँ। सेठ के जाते ही मनोहर अपने बेटे से कहता है, अरे बेटा, तुम नहीं जानते, ये गांव के बहुत अमीर आदमी हैं। इन सेठ के पास काम करके आधा गांव अपना पेट पालता है। कितनी अच्छी बात है, ये हमारी परेशानी में सीधे हमारे पास मदद के लिए चले आए। हमें उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। पिताजी, मैं सब जानता हूँ, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि ये कितनी चालाकी से हमारी मजबूरी का फायदा उठाने आ रहा था। मजबूरी का फायदा? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? सेठ जी ने आज तक कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है तथा हमेशा से ही गरीब तथा जरूरतमंद लोगों की मदद करी है। उनकी मदद से आज कई लोग कमा खा पा रहे हैं, और इसमें गलत बात भी क्या है? पिताजी, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन हरीश चाचा के खेतों में भी आग इन्होंने ही लगवाई थी। जिस दिन उनके खेतों में आग लगी थी, उस दिन हरीश चाचा ने सेठ के मुंशी को वहां से भागते हुए देखा था। वो तो चाचा डर के मारे किसी को बता नहीं पाए कि सेठ बहुत ताकतवर आदमी है और कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना कर दे। इस डर से वे किसी को कुछ नहीं बोल पाए।
ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी बेटा, मैं अब समझा। मैं तो सेठ को बहुत अच्छा आदमी समझ रहा था, उसी ने आज तक हम सबके खेतों में आग लगवाई है। इसलिए तो वो हमारे पास उधार देने चला आया, ताकि हम उनसे उधार ले लें और हमेशा उनके नीचे दबे रहें और हमेशा ब्याज भरते रहें या उनके यहाँ काम करने चले जाएं। इसीलिए मैंने उन्हें झूठ कहा कि हमारी आधी फसल अभी बची हुई है। लेकिन अब बेटा हम क्या करेंगे? हम भी तो किसी को नहीं बता सकते हैं कि सेठ ने ऐसा काम किया है। कहीं वो हमारे साथ भी कुछ बुरा कर देगा तो? नहीं, हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका, वो बहुत ही ताकतवर इंसान है। आप चिंता मत करो पिताजी, मैं कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा सेठ को ठीक करने का। लेकिन बेटा तू क्या करेगा? बस आप देखते जाओ पिताजी, हम सेठ को उसी के तरीके से उसे समझाएंगे। अगर वो चालाक है तो हम उससे ज्यादा चालाक हैं। लेकिन बेटा उसके पीछे बहुत से लोग हैं और हमारे पीछे कोई भी नहीं। मैं कुछ ना कुछ सोच ही लूंगा पिताजी। रात हो जाती है और बंकू रात भर यही सोचता है कि सेठ को उसकी भाषा में कैसे जवाब दिया जाए। आखिर उसे एक तरीका समझ आ जाता है। वो अपनी बची हुई थोड़ी सी फसल खेत के उस कोने में रख देता है जहां से उस सेठ के खेत शुरू होते थे, और धान का कचरा नीचे नीचे बिछाते हुए सेठ के खेतों से जोड़ देता है। इस बार भी मुंशी बंकू को फसल काटते हुए देख लेता है और जाकर सेठ को फिर ये सब बात बता देता है। सेठ जी, बंकू ने फिर अपनी फसल काट दी है। आप कहे तो मैं इस बार भी फसल का काम तमाम कर दूं। हाँ, इसमें सोचना क्या है? हमारे अलावा कोई और इस गांव में ऊंचे दाम पर फसल नहीं बेच सकता। केवल हम ही हैं जो उनकी फसल को कम दाम में लेकर शहर में जाकर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। आखिर हमारे रहते कोई और शहर जाके फसल बेच सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है मालिक, मैं आज रात कहीं जाकर उनके फसल में आग लगा दूंगा। हाँ ठीक है, फिर देखता हूँ ये कैसे मेरे पास उधार लेने नहीं आता है। इतना बोलकर मुंशी फिर इस बार बंकू के खेतों की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन ये सब होगा इस बात का बंकू को पहले से ही पता था, इसलिए वो एक पेड़ के पीछे खड़ा ये सब देखते रहता है। मुझे जिसका शक था वही हुआ, ये सेठ का मुंशी ही है। मुंशी रात होने की वजह से ठीक से देख नहीं पाता है और जल्दीबाजी में जाकर उसी कोने में आग लगा आता है जहां से सेठ के खेत शुरू होते थे। आग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बंकू के बिछाए धान के कचरे से होते हुए सेठ के खेतों तक पहुंच जाती है और देखते ही देखते सेठ की फसल में भी आग लग जाती है। अगली सुबह जब सेठ को इस बात का पता चलता है कि उसके खेतों में आग लग गई है तो दौड़ता हुआ अपने खेतों में पहुंचता है। अरे क्या हुआ? कैसे हो गया ये सब? मेरी फसल तो बिल्कुल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूंगा? मेरी फसल को आग कैसे लग गई? ठीक उसी तरह आग लग गई जैसे तुमने हमारे खेतों में आग लगवाई थी। ये सुनकर सेठ समझ जाता है कि लोगों को पता चल चुका है कि वो कितना घटिया आदमी है, लेकिन वो बोल भी क्या सकता था, इसलिए वो चुपचाप ही खड़ा रहता है। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है और गलत करने वाले को सबक जरूर सिखाता है। जैसे तुमने हम लोगों के खेतों में आग लगवाई, आज भगवान ने तुम्हारे ही फसल में आग लगा दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मनोहर, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा किसी के साथ। मन ही मन सेठ बहुत ही दुखी होता है और अंदर ही अंदर समझ जाता है कि सबके साथ गलत करने पर भगवान ने उसे सजा दी है। उसकी सारी शानो शौकत खत्म हो चुकी थी, अब वो कहीं का नहीं रहा था। इससे हमें सीखना चाहिए कि कभी किसी के साथ गलत नहीं सोचना चाहिए और हमें हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए।